नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं नरेंद्र मोदी की एक और हार पर बात करूंगा और बराबर नरेंद्र मोदी अपने निर्णयों के बैकफुट पर आते जा रहे हैं। आज ये तीसरा मौका है जब मोदी ने खुद को बैकफुट पर लिया है और वो बैकफुट की कहानी आपको मैं बता दूं है लैटरल नियुक्तियां, आईएएस में लैटरल नियुक्तियां। इसका विज्ञापन 17 तारीख को यूपीएससी ने अखबारों को दिया था और उसमें 45 नियुक्तियां लैटरल के जरिए करनी थी और उसमें आरक्षण एक भी नियुक्ति के लिए नहीं था। सीधा सीधा लैटरल जिसको सरकार चाहे उसको भर्ती कर ले। इसको लेकर के पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया और मैं समझता हूँ सबसे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। इसमें राहुल गांधी आगे आए, अखिलेश यादव आगे आए और उन्होंने कहा कि ये आरक्षण विरोधी कदम है और सरकार जानबूझ करके इस तरह की नियुक्तियां कर रही है जिसमें आरक्षण की जो मूल भावना है, संविधान की जो भावना है, उसको बिल्कुल भी लागू नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के आज जो नई बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सरकार ने 17 तारीख को जो छपा विज्ञापन था उसे रद्द कर दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर किया गया है और इसकी सूचना यूपीएससी ने भी जारी कर दी है। अब सवाल उठता है कि बार बार नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह के मामले क्यों लेकर के आती है जो फिर बाद में फजीयत होती है उसकी। सबसे पहले उसने वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए एक बिल लोकसभा में पेश किया। इसके लिए उनकी ही जो पार्टी के लोग थे, उनकी ही जो सहयोगी दल थे, उन्होंने बाकायदे उसको इग्नोर कर दिया और कहा कि ये हमसे पूछ करके नहीं लाया गया। और अंत में लोकसभा में जैसे ही पटल पर रखा गया, बिल कुछ ही देर के बाद या ये कहें कि एक दिन के बाद उस बिल को वापस सेलेक्ट कमेटी के लिए भेज दिया गया। सेलेक्ट कमेटी का मतलब होता है पूरी तरह से बिल को ठंडे बस्ते में फेंक देना या डाल देना। अब उस पर जब चर्चा होगी तब होगी और कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, ये सारी चीज़ें उसमें लाई गई। अब मैं आपको बता दूं, दूसरा मसला था अभी कुछ दिन पहले सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल का मतलब जैसे अब हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और हम जब कोई भी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं या वीडियो तैयार करती हैं तो वो पहले हमें सरकार को दिखाना पड़ेगा, सरकार अनुमति देगी तो फिर हम वो वीडियो जारी कर पाएंगे। और इसी तरह से और भी दूसरी चीज़ों के लिए जो भी कोई चीज़ हमको ब्रॉडकास्ट करनी है, टीवी चैनल हो, अखबार हो, सब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश थी नरेंद्र मोदी की। लेकिन उसका देशव्यापी जो विरोध हुआ, मीडिया ने जो विरोध किया, उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी को वो ब्रॉडकास्ट बिल भी वापस लेना पड़ा। अब तीसरी कहानी ये आई जो लैटरल पद्धति के जरिए लोगों को सीधी भर्ती करने का मसला था और वो भी छोटी मोटी नौकरियां नहीं, बाबू और चपरासियों की नौकरी नहीं थी, आईएएस बना देने की नौकरी थी। उनमें 45 लोग, एक आध दो हो जाता है, चलो उसको इग्नोर भी कर देते हैं लोग, लेकिन लगातार 45 पद जिनमें आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं और उसका विरोध उनकी ही पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी किया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी तो जमकर इसका विरोध कर रहे थे कि हम इस तरह की नियुक्ति नहीं होने देंगे। खैर, आज मैं आपको बताऊं, इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में राज्यसभा के सदस्य रामजीलाल सुमन ने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो भी हम शायद हमें वीडियो उपलब्ध होते ही हम आपको इसमें अभी जोड़ेंगे और वो भी आप देखें कि रामजीलाल सुमन ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। चूँकि वो एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं राज्यसभा के और जब भी वो कोई बात करते हैं तो उनकी बात को सुना जाता है और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं उस समय वो उनको अनुमति देते हैं और वो मुद्दों को उठाते हैं। कई एक मुद्दे उन्होंने उठाए। आगरा में बेंच का मुद्दा है जो हाई कोर्ट
इलाहाबाद की बेंच आगरा में बननी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बड़ा पूरा हिस्ट्री खंगाल करके सारी कहानी लोकसभा में रखी कि यहाँ पर क्यों बेंच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अभी हाथरस में जो 122 लोग मरे थे उन पर भी उंगली उठाई थी कि सरकार ने क्या दिया, क्या मुआवजा दिया। उसमें यहाँ तक कहा उन्होंने कि सरकार ने दुभाइत की है। दुभाइत का मतलब होता है फ़र्क किया है, आप किसी को कुछ दे रहे हो और एक वर्ग को कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की कहानियाँ। रामलीलाल सुमन एक धाकड़ नेता हैं और वो जब भी कोई मुद्दा होता है वो स्पष्टली आगे बढ़ाते हैं और काम करते हैं। तो अभी मैं रामलीलाल सुमन का वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसी मुद्दे पर आपके सामने आता हूँ। हम जरूर चाहेंगे कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ा घोटाला मानते हैं कि जहां मौका मिलता है वहीं आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी लोगों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया। अकेले ऐसे आदमी हैं मुनाफे की सरकारी क्रम उनको बेच रहे। ऐसा कि मैंने भी आपसे कहा, कोई संस्था जब सरकार के हाथ से निजी हाथों में चली जाएगी तो आरक्षण क्या शुरुआत है। पहले कर चुके हैं 10 साल की खुली भर्ती पहले कर चुके हैं। जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी भर्ती पहले कर चुके हैं, उसमें कोई आरक्षण नहीं। और अभी भी जो करने वाले थे भर्ती उसमें कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं। चुनाव हो रहे थे तो लगातार भाजपा के मंत्रियों कहा जा रहा था कि संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। लगातार विपक्ष के लोग कह रहे थे कि संविधान बचाने होते हैं। इसका लगता है उसी तरफ है। ये तो वो यही है, लेकिन कोई माइल कालाल इस देश को संविधान को बदल नहीं सकता। इसका जो पहला पैरा है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो भारत सरकार सीधी भर्तियां कर रही थी, एक सचिव का पद, उप सचिव का पद, और आप लोग जानते हैं जब कोई आईएएस बनता है इसके पीछे कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये जो सरकार भर्ती कर रही थी जन आंदोलन के दबाव में, दलित और पिछड़ों संगठनों के दबाव में और प्रतिपक्ष के दबाव में सरकार ने निर्णय को वापस ले लिया। लेकिन हमारा कहना यह है तो नीयत तो थी, जन दबाव के सामने वो नहीं कर पाए, इससे पहले उन्होंने किया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार जानबूझ करके आरक्षण को समाप्त करने में लगी। जितने भी सरकारी उपक्रम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री इस देश में पैदा हुए, सभी लोगों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो मुनाफे के सरकारी क्रम है, उपक्रम है, उनको भी बेच रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब कोई संस्था सरकार के हाथ से निजी हाथों में चली जाएगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी शिक्षक भर्ती का मामला था, वो दोबारा उन्होंने सूचियां बनाई और बिल्कुल गलत सूचियां। अभी हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि साहब अब दोबारा सूचियां बनाइए, इसमें आरक्षण की व्यवस्था हो। तब जाकर के उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी जानकारी है एक तरफ तो ये मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की साजिश भी कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया मिलियर वाला। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खासतौर से कानून की व्याख्या करता है, विधानमंडल और संसद कानून बनाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण संविधान में दिया दलितों को, शोषितों को, उस आरक्षण की शक्ल में रत्ती भर तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद में एक विधेयक लाए और जो आरक्षण की स्थिति थी उसको यथावत का आह्वान किया था लोगों ने। लेकिन जो निर्णय आया उसके बाद क्या फैसला हुआ मैं नहीं जानता, तो 4-5 दिन सस्पेंड में गया नहीं।
लेकिन अगर भारत बंद का कॉल दिया गया है तो काफी हिस्सा सरकार ने मान लिया है और सरकार के खिलाफ आम आदमी की राजनीतिक पार्टी ने आपने देखा रामजीलाल सुमन ने भी अपनी बात कही है, लेकिन मैं अब इस मामले में फिर आपको एक बात मेन मुद्दे पर ले चलता हूं कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहे हैं। और ये 4 जून के बाद का जो मसला है, जो उनकी सरकार इस समय है एनडीए के बलबूते पे चल रही है, कहना चाहिए 2 बड़े दल हैं जिनमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके सहारे से, और वो इस तरह की चीज़ें जब लाते हैं तो शायद मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि जो अपने जो सहयोगी दल हैं उनसे बात भी नहीं करते। उनकी मानसिकता अभी भी वही 10 साल वाली है। वो सोचते हैं कि मेरा पूर्ण बहुमत है और मैं जो मन में आएगा वो करूँगा। लेकिन जब उनका विरोध शुरू हो जाता है और विपक्ष भी, मैं समझता हूँ, बहुत ताकत के साथ इन सब मुद्दों को उठाता है, और जब ये मुद्दे उठते हैं तो देश की जनता के सामने जाते हैं। क्योंकि देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, 7 सांसद लोकसभा में कांग्रेस के हैं। वहीं एलओपी बहुत बड़ी पावर होती है। प्रधानमंत्री के बाद जब कोई पद होता है, उसकी बात सुनी जाती है, तो वो एलओपी होता है। और इस समय एलओपी राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी गाहे बगाहे रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि मोदी सरकार हिल जाती है। अभी कल ही उन्होंने जो ऊबर और ओला चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं, उनकी गाड़ी में ऊबर की गाड़ी बुक की खुद, और उसमें बैठ कर के जो ड्राइवर था उससे पूरी बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमें टिप्पणी करके कहें, लिखें जो भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।